कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में सुराग नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का। आज हम लोग डीएवी पीजी कॉलेज के एक बहुत ही विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर विश्वमौली सर का उनके जीवन अनुभव के बारे में कुछ सवाल जवाब पूछेंगे और मैं आशा करता हूं कि आपको इनके जीवन के अनुभव से बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो सर स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया। सर सबसे पहला प्रश्न ये है कि सर आपके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के क्या क्या रास्ते हैं कि आप इस समय एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर हम लोगों को इतनी अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। तो सर अगर कोई और स्टूडेंट भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है या फिर हिंदी के किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है तो उसे क्या क्या करना होगा? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सबसे पहला तरीका यह है कि हिंदी से परास्नातक होना चाहिए और परास्नातक में फर्स्ट सेमेस्टर में अनेक विश्वविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू है और उस सेमेस्टर प्रणाली में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेमेस्टर में आते ही उसे यूजीसी नेट के लिए आवेदन करते रहना चाहिए। और बहुत लड़कों भ्रमित हैं, यहाँ पे इस कॉलेज में मैं भी देख रहा हूँ, बीएचयू में भी, मेन कैंपस में भी लड़के भ्रमित है, कहते नहीं सर वो फाइनल में जब पहुँचेंगे तब यूजीसी नेट का फॉर्म भर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। यूजीसी ने बहुत पहले से ही अपेयरिंग में छात्रों के लिए मौका दे रखा है कि अपेयरिंग में यूजीसी नेट जेआरएफ निकालना आसान होता है। और क्यों आसान होता है? क्योंकि उसकी अलग मेरिट बनती है अपेयरिंग की। पास आउट होने के बाद एक बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है छात्रों की। तो हिंदी से एमए या जिस भी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उस विषय से परास्नातक होना बहुत ज़रूरी है और यूजीसी नेट जेआरएफ होना चाहिए। और इसके बाद तमाम उत्तर प्रदेश में यूपीएससी है, लोक सेवा आयोग है और अन्य प्रदेशों में भी अपना अपना विश्वविद्यालय नियुक्ति करती है जिसमें रिटन एग्जाम होता है। उस एग्ज़ाम में हिंदी के अलावा जीएस भी पूछता है, इसके बाद साक्षात्कार होता है। लेकिन विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए तो पीएचडी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पीएचडी का 30 नंबर एपीआई स्कोर जो चल गया है यूजीसी के नए नियमानुसार, तो उसमें 30 नंबर पीएचडी को मिलता है। सिंपली जो नेट या जेआरएफ है वो लड़का उसको इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं इशू हो पा रहा। फिलहाल मांग चल रही है और यूजीसी भी चाह रही है केंद्रीय विश्वविद्यालयों में भी लिखित परीक्षा हो। वैसे राज्य के विश्वविद्यालयों में, उत्तर प्रदेश के राज्य के विश्वविद्यालयों में रिटन एग्जाम लिखित परीक्षा शुरू हो गई, इसके बाद इंटरव्यू हो रहा है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप इन मार्गों से आपको गुजरने की ज़रूरत है, यूजीसी नेट जेआरएफ और पीएचडी। और अभी आप इंटरव्यू ले रहे हैं, मुझे पता है कि आप बीए के छात्र हैं और इसके लिए हिंदी से एमए करना बहुत ज़रूरी है। अगर हिंदी से या जिस विषय से करना चाहते हैं सीयूटी के द्वारा आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देके परास्नातक में प्रवेश लेंगे, इसके बाद जो है नेट का एग्ज़ाम देके आप इस रास्तों से आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सर अगर कोई भी स्टूडेंट हिंदी साहित्य को बीए आर्ट्स में एज ए कोर या फिर एज एन ऑनर्स चूज करता है तो सर उसे पहले से किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? अगर कोई कोर में या ऑनर्स में हिंदी विषय लिया हुआ तो उसे सबसे पहले तो तय कर लेना चाहिए हमको किधर जाना है। मतलब बहुत पहले से ही तय हो जाना चाहिए, हमारा एक लक्ष्य निश्चित होना चाहिए, उस लक्ष्य को देखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अगर वो कोर या ऑनर्स लिया है उसके साथ अगर हिंदी का अध्यापक बनना चाहता है, खासकर माध्यमिक विद्यालय में यानी इंटर कॉलेज में, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, नवोदय विद्यालय हो, दिल्ली अधीनस्थ हो या उत्तर प्रदेश में टीजीटी हो या एलटी का हो या अन्य प्रदेशों का हो, तो हिंदी का अध्यापक बनने के लिए उत्तर प्रदेश में संस्कृत विषय ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो कोशिश करें कि संस्कृत भी हिंदी विषय के साथ वो पढ़ता रहे छात्र जो है। और अगर किसी कारणवश संस्कृत विषय नहीं है तो उत्तर प्रदेश में राजेश टंडन है, इग्नू है, इनके माध्यम से संस्कृत विषय से 2 वर्षीय बीए या डिप्लोमा यूजी कर सकता है। और इसके बाद बीएड करके माध्यमिक विद्यालय में वो क्या नाम है टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता पद पे दिल्ली अधीनस्थ में नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में अध्यापक बन सकता है। अगर वो असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहता है तो जिस विषय से बनना चाहता है सिर्फ वही विषय लेके उसी विषय से ऑनर्स करे, उसी विषय से परास्नातक करके उस विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर वो बने। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि हिंदी का अध्यापक बनने के लिए संस्कृत होना बहुत अनिवार्य है, खासकर माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड में नियुक्ति पाने के लिए।
और सर सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स का बहुत ज़्यादा डिमांडिंग क्वेश्चन था कि सर जैसे कि आप भी हम लोग की तरह ही बीएचयू के ही प्रोडक्ट हैं, तो सर अपने किसी एक ऐसे पल को आप बताइए कि जो सर जैसे कि आप भी हम लोग आते हैं आप क्लास में पढ़ाने, तो अगर हम लोग कुछ गलती कर देते हैं तो आप डांट देते हैं, तो सर क्या आप भी अपने समय में किसी से डांट सुने थे जो आपको अभी तक याद है? देखिए, संयोग से मैं एक अध्यापक का बेटा हूं और अध्यापक का छोटा भाई भी हूं, और मेरे पिताजी इंटर कॉलेज में अध्यापक थे जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। मेरे बड़े भाई जागरफी के एक अमरकंटक केंद्रीय विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर पद पे हैं भूगोल विभाग के। तो मैं बचपन से ही, पिताजी अध्यापक थे और शुरू में एक जो मुक्तिबोध की मुझे कविता आ रही अंधेरे में, वो आदर्शवादी मन हूँ, वो अब तक क्या किया, जीवन क्या जिया, तो हमेशा पिताजी के द्वारा सबसे पहले बचपन में डांट पड़ती थी। और कई बार छोटी मोटी बचपन में गलतियां हम लोग कर जाते थे, तो वो नहीं भी गलती किए रहते थे तो भी पिताजी डांटते थे। और उसकी वजह ये थी क्योंकि मैं अनुभव किया इधर भी चल के, जो है, एक छोटे से बच्चे को गलती किया है तो भी, ना किया हो तो भी उसे डांटना चाहिए, और नहीं तो उसका मन बढ़ जाता है। आज के समय में मैं बच्चों को देख रहा हूँ कि माता पिता भावक बिल्कुल उस अपने बच्चे को डांट नहीं रहे हैं, अगर गलती किया है तो भी नहीं स्वीकार कर रहे हैं। गांव में एक ओलाहन शब्द चलता है, ओराहना देना, मतलब कोई भी, हम लोग डरते थे कहीं कोई ओराहना लिखना है, गलती भी किए हैं नहीं भी किए हैं, तो उसमें अगर कोई बच्चा गलती किया रहता था तो माता पिता कहते थे ठीक, आने दो, शाम को मैं उसको बताता हूँ, दो झापड़ लगाता हूँ। आज के समय में ऐसा नहीं है, इसका ठीक उल्टा हो गया। आज समय में वो शिकायत करने आया है या कोई गलती कर रहा है, बताने आपका बच्चा वहाँ पे बैठा हुआ है, इस तरह से हरकत कर रहा था या उस तरह से कर रहा था, तो लोग उसी से लड़ने लगते हैं। इसीलिए नई पीढ़ी आज के समय में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। और मैं तो सबसे पहले अपने पिताजी के द्वारा और माताजी के द्वारा, बड़े भाइयों के द्वारा डांट सुनता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। और मेरे पिताजी गलती किए नहीं भी हैं तो भी मैं डांट खाता रहा हूँ। और अभिभावक को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि बच्चा गलती किया हो न किया हो तो भी उसको, जो है, वर्तमान समय में उसे डांटना जरूर चाहिए। बाद में सही चीज़ों को पता लगाना चाहिए, क्या गलती किया था नहीं किया था। और इस समय बहुत इस चीज़ की भारी मात्रा में कमी हो चुकी है, बहुत लोगों के अंदर कमियां आ गई हैं, अपने बच्चों को डांटना डपटना बंद कर दिए, जिसके कारण से वर्तमान समय में सहन शक्तियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तमाम लड़के लड़कियों को डांट दे रहे हैं, अध्यापक डांट दे रहा है, तो कहीं जहर खा ले रहे हैं, कहीं आत्महत्या कर ले रहे हैं। जो आत्महत्या का पूरी लंबे समय से इधर भी बड़ी है संख्या, जो छात्रों में, चाहे कोटा में आए दिन करते हैं, उनके अंदर एक जो सहन शक्तियाँ थी, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, अभिभावकों द्वारा जो डांट डपट मिलता था, ये मनुष्य को संघर्ष करने की ताकत देता था। ये संजीवनी बूटी का काम करता था, जो वर्तमान समय में बिल्कुल समाप्त हो चुका है। सर हिंदी साहित्य जैसे विषय सर सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में किस प्रकार उपयोगी हैं, और सर जो भाषा शैली है, लेखन शैली है, वो किस प्रकार की होनी चाहिए? देखिए, हिंदी साहित्य में मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो सिविल सर्विस में सफल हो चुके हैं और बहुत लोग दे भी रहे हैं, और वो दूसरे सब्जेक्ट के हैं, मैथ के हैं, आईटी के हैं, मेडिकल के हैं, और वो हमसे संपर्क करते हैं, सर मेंस में मैं हिंदी रखना चाहता हूँ, कैसा रहेगा? हिंदी लोगों को लगता है बहुत आसान है, जब परास्नातक करने जाइए तब समझ में आता है कि हिंदी कितना कठिन है। और आज के समय में मैं देख रहा हूँ नई पीढ़ी में कि न शुद्ध रूप से हिंदी लिख पा रहे हैं, न शुद्ध रूप से अंग्रेजी लिख पा रहे हैं, न अंग्रेजी को ठीक से पढ़ लिख सकते हैं, न हिंदी को पढ़ सकते हैं। बड़ी भारी गिरावट आ चुकी है। लेकिन फिर भी मैं देखा हूँ जो दूसरे भाषी के क्षेत्र हैं वो हिंदी को अच्छे से पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, और अगर हिंदी भाषा को सिविल सर्विस में लेते हैं उनके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि वो आसानी से, अगर वो चिंतन मनन करके अध्ययन करते हैं तो बहुत आसानी से उसको समझा जा सकता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। और हिंदी साहित्य लेने के सबसे बड़े फायदे जीवन जीने का तरीका सिखाता है, मनुष्य को जीवन कैसे जिया जाए, संघर्ष कैसे किया जाए। तमाम सिविल सर्विस में नौकरी में आने के बाद तमाम समस्याएं आती हैं, उसको कैसे समाधान किया जाए, हिंदी लेने के इसलिए बहुत उपयोगी। उसमें जितने भी कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, आलोचक हैं, उससे बहुत कुछ हमको सीखने और समझने को मिलता है। और सर राइटिंग स्किल, अगर सर पहले कक्षा 10 तक या फिर कक्षा 12 तक
तो सर जैसे भी कोई हिंदी लिख देता था, लेकिन सर अगर बीए जैसे एग्जामिनेशन में या फिर सिविल सर्विसेज जैसे एग्जामिनेशन में किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी एस्पिरेंट का जो राइटिंग स्किल है वो कैसा होना चाहिए? देखिए, वर्तमान समय में जो राइटिंग स्किल की बात कर रहे हैं, लेखन शैली की, तो लेखन शैली वर्तमान समय में जो रिसर्च पे, शोध पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है और कहा जा रहा है भारत में जो शोध की गुणवत्ता है काफ़ी गिरावट आ रही है। अभी मैं क्लास में पढ़ा के एमए के छात्र को आ रहा हूँ सेकंड सेमेस्टर का, तो मैं हमेशा कॉपी में, क्लास में भी ऐसे भी बताता रहता हूँ कि शोध की एक प्रविधि है, शोध की कई प्रवृत्तियाँ हिंदी साहित्य में और आर्ट में, कला के क्षेत्रों में जो शोध प्रविधि है उसमें एक प्रविधि तुलनात्मक प्रविधि। तो तुलनात्मक प्रविधि का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि मैं अभी पटकथा धूमिल की महत्वपूर्ण कविता है पढ़ा कर रहा हूँ, उसमें वर्तमान समय को पूरी तरह से राजनीतिक जितनी भी समाज में विसंगतियां हैं उसको बड़े ही मार्मिक, बड़े बारीकी तरीके से उन्होंने उल्लेख किया है। ऐसे देखा जाए गोस्वामी तुलसीदास की भी जो रामचरितमानस जीवन के पूरे जितने भी संघर्ष है उसको पूरी तरह से एकदम निचोड़ के रख दिया गया है। तो इस तरह से देखा जाए कि हिंदी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर हिंदी पढ़ना किसी भी मानव के लिए, उसके जीवन के लिए कितना उपयोगी? देखिए, मुझे याद आ रहा है हिंदी पढ़ना कितना उपयोगी है, और मेरा मानना है, मेरे बहुत ऐसे परिचित लोग हैं जिनको हिंदी से कोई लेना देना नहीं है और वो लोग हिंदी में पढ़ और लिख रहे हैं, जो सिविल सर्विस में है, हिंदी से उनका कोई संबंध नहीं रहा है लेकिन वो भी हिंदी से पढ़ लिख रहे हैं। हिंदी पढ़ने से सबसे अच्छी होती है कि उस व्यक्ति के अंदर, उस मनुष्य के अंदर मनुष्यता का विकास होता है, मानवता का विकास होता है, संवेदना का विकास होता है, सहन शक्ति का विकास होता है, संघर्ष करने की हिंदी ताकत देता है और ये पूरी तरह से संजीवनी बूटी का काम करता है हिंदी साहित्य। और हम लोग जीवन में बहुत तेज घबराने लगते हैं, जो इस समय बीपी की, ब्लड प्रेशर की मरीज हो गए, तमाम डॉक्टर, मनोचिकित्सक लोग काउंसलिंग कर रहे हैं। अगर जो हिंदी का छात्र गंभीर अध्ययन है, कभी वो घबराएगा नहीं, कभी किसी चीज़ से परेशानी आएगी तो उससे समाधान करने में वो सक्षम रहेगा, कभी वो आत्महत्या नहीं कर सकता है। हिंदी के क्षेत्र में देखा जाए आत्महत्या करने वालों की संख्या ना के बराबर है। कारण यही है कि उनके अंदर संघर्ष करने की क्षमता, और हिंदी साहित्य में चाहे उपन्यास दे लो, मन्नू भंडारी के उपन्यास मुझे याद आ रहा है, आपका बंटी। आपका बंटी जो उपन्यास है, बंटी है, हर घर के परिवार की समस्याओं को बारीकी तरीके से उस उपन्यास में दिखाया गया। बंटी किसी के घर का भी हो सकता है। मेरे सामने किसी छात्र ने सवाल किया, सर इस उपन्यास का नाम आपका बंटी क्यों पड़ा? आपका बंटी हमारा बंटी, आपका बंटी है, सबका बंटी। हर गांव मोहल्ले में, रिश्तेदारी में झांक के देखोगे कोई न कोई आपका बंटी नजर आ जाएगा। तो हिंदी साहित्य हमको ताकत देता है पढ़ने लिखने की, संघर्ष करने की। कितनी समस्या आ जाए उससे हम उस संघर्ष को हम झेल सकते हैं। यहाँ तक कि कई बार मरने की स्थिति में पहुंच गया है, लेकिन हिंदी साहित्य का विद्यार्थी, चाहे गंगा में कभी आज तक मैंने डूब के जल्दी मरते हुए न सुना न देखा, और आत्महत्या करते हुए नहीं देखा। मैं इस महामना जी के बगियम काशी विश्वविद्यालय में लंबे वर्षों से रह रहा हूँ, लेकिन इस तरह कभी घटनाएं, लेकिन वही आईटी और मेडिकल के छात्र जो होते हैं वो बहुत संवेदनशील हो जाते हैं। एक तो समस्या होती को समाज से कट जाते हैं। समाज की जितनी भी समस्या हैं, जितने भी उपन्यास, मुंशी प्रेमचंद के गोदान को ले लो, चाहे जितने भी कवि हैं, गोस्वामी तुलसीदास से लेके कबीर तक, जितने समाज में विसंगतियां हैं, सबको बारीकी तरीके से कि इन्होंने अपने कविताओं में, उपन्यासों में, अपने लेखन शैली में इसका उल्लेख किया है। उससे हमको बचपन से सीखने और समझने की शक्ति विकसित करती है हिंदी साहित्य। सर हिंदी पढ़ने से जो रोजगार है, तो सर रोजगार की कितनी संभावना है? कि आज के समय में देखा जाता है कि बहुत लोगों का विषय हिंदी होता है, तो सर क्या हिंदी पढ़ने से रोजगार की संभावनाएं दिन पर दिन बढ़ रही है या फिर कम होती जा रही है? देखिए, हिंदी की समस्या तो सबसे ज़्यादा तो इसके जिम्मेदार, अगर पीछे हो रहा है, कुछ लोगों का मानना हिंदी बहुत पीछे जा रही है, मैं इसके जिम्मेदार सिर्फ हिंदी वालों को ही मानता हूँ, हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों को। वैसे रोजगार की इसमें बहुत संभावनाएं हैं हिंदी के लिए। सबसे पहली बात, हर उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में भी बेसिक से यानी कक्षा 1 से लेके और हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा तक हिंदी की पढ़ाई चल रही है। हर विद्यालय में हिंदी भाषा पढ़ाई जा रही है, चाहे वो प्राथमिक हो या माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा हो। तो हिंदी में अध्यापक बनने की सबसे ज़्यादा संभावना है।
चाहे आप बेसिक में बनिए, यानी प्राथमिक विद्यालय में, चाहे माध्यमिक विद्यालय में, चाहे उच्च शिक्षा में, किसी डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में, हर जगह हिंदी भाषा पढ़ाई जाती है। इसके अलावा आपके बैंकों में, रेलवे में, अन्य जितने भी मंत्रालय, हर मंत्रालय में एक पद हिंदी अधिकारी नियुक्त होता है और हर जिले में एक हिंदी अधिकारी पद होता है। तमाम राजनीतिक कारण से पदों को कम कर दिया गया है या पद को समाप्त कर दिया जा रहा है, धीरे धीरे नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हिंदी भाषा में रोजगार की बहुत संभावनाएं हैं। लग बाई चांस से किसी का हिंदी के साथ संस्कृत नहीं, हिंदी के साथ अंग्रेजी है, वो राजभाषा अधिकारी बन सकता है। बैंक में या किसी मंत्रालय में हर जिले में एक राजभाषा अधिकारी होते हैं और अनुवादक अधिकारी भी आप बन सकते हैं। इसलिए हिंदी भाषा की बहुत रोजगार की संभावना है। अध्यापक के अलावा सिविल सर्विस में बहुत लोग बीटेक किए हुए मेडिकल के छात्र जो है अपना मेन जो है एग्जाम में हिंदी भाषा रखते हैं। हिंदी भाषा को आसानी से पढ़ने समझने में उनको सहूलियत मिलती है, इसलिए हिंदी भाषा को रखते हैं। इसमें रोजगार की असीमित और अनंत संभावनाएं हैं। सर अंतिम प्रश्न, सर अपने किसी एक बहुत ही प्रेरणा देने वाले किसी कवि, साहित्यकार या लेखक का नाम बताइए और उसकी एक रचना बताइए। देखिए, सवाल आपका है कि आप किसी अपने प्रिय कवि का नाम बताइए। तो मेरे लिए तो जितने भी मैं अब तक पढ़ा, मेरे लिए सभी कवि प्रिय रहे हैं और रहेंगे भी आगे चलकर। और कारण क्या है, जो कवि लोग होते हैं अपने जीवन का जितना भी सार तत्व होता, अनुभव होता है, उसको निचोड़ के रख देते हैं अपने लेखन शैली में। और इसीलिए कहा जाता है ज्ञान से ज़्यादा अनुभव बड़ी चीज़ अनुभव होती है। अनुभव बहुत बड़ी चीज़ होती है। जितने भी साहित्यकार रहे बहुत कम पढ़े लिखे रहे, लेकिन उनकी कविता और चाहे उनका आचार्य शुक्ल जी का देख लीजिए, उनके निबंधों की भाषा शैली जो भी है, बहुत ही जो साहित्यिक भाषा शैली है, जो कि उनकी भाषा शैली मील की पत्थर साबित हुई है। उसके आगे किसी की भाषा आगे नहीं जा पाई है। इसका कारण यही रहा, अनुभव बहुत बड़ी चीज़ रही है। वैसे कवि के रूप में पूछ रहे हैं तो मैं सर्वप्रथम नाम लेना चाहूँगा गोस्वामी तुलसीदास जी का। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवन के हर पहलू का, यहाँ तक कि जो लोग व्यवहार, लोग जीवन है, त्यौहार है, रीति रिवाज है, खान पान है, अपने सभी रचनाओं में उसको पिरो दिया है माला की तरह। और रामचरितमानस का मैं विशेष रूप से नाम लूँगा, जो रामचरितमानस के जीवन के जन्म से लेके मृत्यु तक का हर जीवन के हर पहलू को, हर सीढ़ी के कदम को उन्होंने माला की तरह पिरोया। इसलिए मैं गोस्वामी तुलसीदास को भी बहुत पसंद करता हूँ और बाकी मैं अन्य कवि को भी पसंद करता हूँ, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। मिट्टी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ। मिट्टी का पुतला हूँ, आपसे जुदा नहीं हूँ। गलती हो तो माफ करना, इंसान हूँ खुदा नहीं हूँ। तो धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।